अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब की एक नई सीरीज़ के साथ हम मौजूद हैं आज, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी इंशाल्लाह आज ग्रेड 10 के लेक्चर्स को भी साथ साथ। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि हम ग्रेड 10 के भी लेक्चर साथ साथ स्टार्ट करें, तो मेरे पास है जी इस वक्त टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथमेटिक्स की ग्रेड 10 खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, इसी को हम साथ साथ लेके चलेंगे। और इस बुक को हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और यूनिट नंबर 1 में आपको बता देती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट है, और फिर इंशाल्लाह हम फर्दर आगे चलते रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, एक छोटा सा जनरल लेक्चर देती हूँ, और फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा बुक पे बहुत अच्छा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं यहीं से इसकी एग्ज़ाम्पल और डेफिनेशंस आपको बता देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कहता है जी कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन, वो इक्वेशन होती है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जिसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिखा जा सके। अब ए बी और सी क्या हैं? ये रियल नंबर्स हैं, इनको हम कॉन्स्टेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट की है, और वो ये है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो तीनों कॉन्स्टेंट्स में a है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो ज़रा सबसे पहले समझ लें। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरी एक इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसको क्वाड्रेटिक तभी कहा गया क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर थी वो 2 थी। आप ज़रा गौर कीजिए, इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स और सी। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर है 2, दूसरी टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर है 1, तीसरी जो टर्म है उसमें वेरिएबल मौजूद ही नहीं है, यानी पावर 0। अब 0 पावर 1 पावर 2 में हाईएस्ट कौन था? लाजमी बात है 2 पावर, तो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 2 होगी। दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिन इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर 2 हो उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। अच्छा, अगर a ही ज़ीरो हो जाता है, सपोज जैसे कि उसने कहा ना कि a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हम सपोज करते हैं a ज़ीरो हो गया। a वो कोफिशेंट है जो एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, अगर ये ज़ीरो हो गया तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इस टर्म को ही ज़ीरो कह रहे हैं। इस पूरी इक्वेशन में यही तो वो टर्म है जिसकी बेस पे हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। अगर यही टर्म ज़ीरो हो जाती है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, क्योंकि तब इसके बाद सिर्फ बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो रह जाएगा, और यहाँ पे ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब एक्स की हाईएस्ट पावर 1 रह जाएगी। ठीक है जी, इसलिए किसी सूरत ए को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब एक टिटबिट उसने साथ में दिया हुआ है, ज़रा इसको भी समझ लें। कहता है द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड मीनिंग स्क्वायर। इसका वर्ड जो है वो क्वाड से निकला है, जिसका मतलब है स्क्वायर, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल की पावर होती है वो 2 होती है। ठीक हो गया जी। एक एग्जाम्पल के तौर पे उसने आगे बताया भी हुआ है कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन देखिए इसी फॉर्म की है। पहली टर्म में x की पावर 2 आ रही है, a क्या है? कोई भी नंबर, कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है। फिर अगली टर्म x की होगी, x की टर्म दी हुई है। b क्या है? b कोई भी कांस्टेंट नंबर, रियल नंबर हो सकता है। और फिर लास्ट में एक कांस्टेंट नंबर होगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। अब उसने कहा कि ये जो 2 है, इसने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाया हुआ है, इस पावर 2 ने। ठीक है जी, तो होप सो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता चल गया होगा। इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फर्दर उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं उसको। अच्छा, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ। उसने कहा था कि इन वन वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसमें भी एक्स यूज़ हो रहा है, इस पूरी इक्वेशन में एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले दफ़ा भी एक टर्म में एक दफ़ा एक्स आया, दूसरी दफ़ा भी दूसरी टर्म में एक एक्स आया, तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल एक ही है, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स समझते हैं कि जितने वेरिएबल्स होंगे, जितनी दफ़ा यूज़ होंगे, हम उनको काउंट करेंगे तो उतने वेरिएबल्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर एक्स किसी इक्वेशन में 10 दफ़ा भी लिखा हुआ है तो वो वेरिएबल 1 ही होगा।
ठीक है, इसलिए उसने कहा था कि इन वन वेरिएबल। ठीक हो गया जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना हम सीखेंगे, लेकिन मैं आपको एक जनरली बता दूं कि इसके मेथड्स हैं जी, 3 मेथड्स हैं। इसको फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी सॉल्व किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से भी सॉल्व किया जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से भी सॉल्व किया जाएगा। फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर 9th क्लास के स्टूडेंट्स को बखूबी पता होता है, क्योंकि वो 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर आप 10th क्लास में आ चुके हैं तो आपको फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर तो पता होगा किसको कहते हैं। वो हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस के दौरान भी डिस्कस करते रहेंगे। आपके लिए इस वक्त नई चीज़ अगर होगी तो वो सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। तो उसको किस तरह से यूज़ करना है ये हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और फिर आपको बताते हैं। ओके जी, एक्सरसाइज 1.1 पे की तरफ हम आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को ज़रा एक नज़र पहले देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन में वो जितने भी पार्ट्स दे रहा है उन सब में ये कह रहा है कि आपने इसको सबको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन की हेल्प से। ठीक है, अब कोई और आप मेथड अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। दूसरे क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं उनको कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व करना है, और थर्ड क्वेश्चन में आपने जितने भी पार्ट्स को सॉल्व करना है उनको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ। ठीक है, इसके हर पार्ट को ही डिस्कस करते हैं। जिस स्टूडेंट को जो पार्ट आता है, अगर आपको फर्स्ट पार्ट सपोज समझ में आया हुआ है तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर दें या इसको पॉज कर दें, ख़ुद से सॉल्व करें और फिर देखें, दोबारा से वीडियो को प्ले करके चेक करें कि आपका आंसर इस आंसर के साथ कितना मैच करता है या आपका कौन सा स्टेप मिसिंग है इसके साथ। ठीक है, एनीवेज़ मैं तो यहाँ पे तकरीबन सारे पार्ट्स को सॉल्व करूँगी। तो चलिए जी, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशंस को। फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दी है x² + 5x + 4 = 0। ये में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और मैंने साइड पे एक जनरलाइज्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अभी हमने डिस्कस की है, x² + bx + c = 0, ये भी मैंने साइड पे लिख दी ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो। अच्छा, अब आपने करना क्या होगा, इन क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन को कैसे पहुंचना है। आप सबसे पहले बस 2 से 3 बातें याद रखें। सबसे पहला काम आपने ये करना होगा कि अगर गिवन क्वेश्चन में आपको किसी किस्म की कोई ब्रैकेट या कोई पावर दी हुई है तो उसको पहले से आपने सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस वक्त मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कोई ब्रैकेट कोई पावर नहीं दी हुई, होल पावर, मैं होल पावर की बात कर रही हूँ, नहीं दी हुई। ठीक है जी, स्टेप नंबर 2 पे जाइए। फिर क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि जनरल फॉर्म के साथ अपनी फॉर्म को मैच करना है। अगर ऐसे नहीं बनी हुई तो इस तरह की फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। मतलब कि अगर टर्म्स की अरेंजमेंट ठीक नहीं है, आगे पीछे है, तो बिल्कुल इस अरेंजमेंट के साथ अपनी टर्म्स को लिख लें। जैसे कि फर्स्ट टर्म में आपके पास x² की टर्म होनी चाहिए, वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी टर्म x की होनी चाहिए, बिल्कुल मौजूद है। और तीसरी टर्म एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, वैसे ही है, इक्वल के बाद 0 है, ये बिल्कुल बिल्कुल वही फॉर्म है। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए उसने कोई ब्रैकेट कोई होल पावर्स वगैरह नहीं दी हुई। हम जब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इस बात की समझ आएगी। ठीक है जी, ये स्टेप नंबर 2 है कि जनरल फॉर्म की तरह उसको अरेंज करें, जो कि फिर ऑलरेडी अरेंज्ड है। अगर ऐसा है तो स्टेप नंबर 3 पे जाइए, और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन को स्टार्ट ले लेना है, और वो किस तरह से होगी अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन को अच्छे से पढ़ लिया था। फैक्टराइजेशन की डिफरेंट स्टेप्स हैं, फैक्टराइज करने की क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये है जी कि अगर आपने जिस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है उसमें कोई कॉमन है तो आप कॉमन उठा लें, कॉमन ले लें। ठीक है, ये मैं सिर्फ दोहरा रही हूँ, 9th क्लास में आप अच्छे से समझ चुके हैं अलजेब्रा में। अगर कोई कॉमन नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर इसके बाद कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो जो भी फार्मूला लग रहा है, 12 फार्मूलाज जो भी आपने जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं उनमें से कोई भी फार्मूला लग रहा है तो वो अप्लाई कीजिए। ये फैक्टराइजेशन के रूल्स लिख रही हूँ। ठीक है, अगर कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा तो सम एंड प्रोडक्ट मेथड यूज़ हो रहा होगा। सम एंड प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, इसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। मिड टर्म ब्रेक, ठीक हो गया। अगर ऐसा भी नहीं है, कोई फार्मूला भी नहीं अप्लाई हो रहा, कॉमन भी नहीं आ रहा, तो फिर आपके पास आखिरी हल ये होता था फैक्टराइजेशन का कि आप उसके ऊपर फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर दें।
ठीक है जी, ये सब हमने पढ़ा 9th क्लास में। फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स थे, ये मैंने सिर्फ आपको रिकॉल कराए हैं। अब देखिए, हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहला काम करें, कुछ कॉमन है तो आप कॉमन लीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, ओके, लीव दिस स्टेप, कम टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप। इज़ देयर एनी फार्मूला? कोई अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ हो रहा होगा? नहीं यूज़ हो रहा, ओके जी, चेक कर लें, कोई फार्मूला नहीं यूज़ होता। नेक्स्ट पे आ जाइए। नंबर 3, कोई सम और प्रोडक्ट मेथड या मिड टर्म ब्रेक यूज़ हो रहा होगा, चेक करते हैं जी। उसके लिए 3 टर्म्स होती हैं, हमारे पास भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स मौजूद हैं। हो सकता है कि सम और प्रोडक्ट मेथड ही यूज़ हो, लेट्स चेक इट। सम और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, मिड टर्म ब्रेक हो जाती है। मिड टर्म को हम तोड़ के 2 टर्म्स में मज़ीद डिवाइड कर लेते हैं। अब वो 2 टर्म्स कौन सी होंगी, इसको पहले रफली आप समझ लें। सबसे पहले आप अपने पास प्रोडक्ट भी लिख लें और सम भी लिख लें। प्रोडक्ट कैसे आता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 4x², ठीक है। और जो मिड टर्म है जिसने ब्रेक हो जाना है वो हमें सम देगी, उसको भी आप अपने पास साइड पे लिख लें। अब इट्स ऑल अबाउट रफ वर्क, ठीक है, इसका आपके क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपने सोचनी है 2 ऐसी टर्म्स कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये प्रोडक्ट बने, और जिनका सम लिया जाए तो प्लस 5x आए। अब आप सोचेंगे कि 2 2s आर भी 4 होता है, इसी तरह से 4 1s आर भी 4 होता है। अब इन दोनों में से वो सिलेक्ट करने होंगे कि जो 2 नंबर सम 5 भी दें। 2 2s आर 4 तो होता है, लेकिन क्या 2 और 2 ऐड या सम लेने के बाद 5 देता है? नहीं देता, इसलिए इसको आप रिजेक्ट कर दें। नेक्स्ट फैक्टर्स चेक करें। 4 और 1 प्रोडक्ट 4 देते हैं? जी हाँ देते हैं, लेकिन क्या 4 और 1 सम लेने के बाद 5 देंगे? जी हाँ देंगे। इसका मतलब है यहाँ पे वो 2 टर्म्स जो होंगी, एक में 4 और एक में 1 कांस्टेंट आएगा। अभी टर्म्स कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। 4 के साथ भी x, 1 के साथ भी x, 4x 1x मल्टीप्लाई होंगे तब x² बनेगा, 4x², ठीक हो गया। अब बात आ जाती है जी साइंस की। साइंस क्या लगानी है, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव है, तो आराम से दोनों के साथ प्लस लगा लीजिए। हमने सोच लिया जी कि मिड टर्म ब्रेक होने के बाद कौन सी टर्म्स बनेगी, एक 4x बनेगी और एक 1x बनेगी। 1x को आप सिंपली x भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पहले x लें और बाद में 4x लें तब भी ठीक है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जी अपनी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट x² लास्ट टर्म एज इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब मिड टर्म जो थी वो ब्रेक हो के ये 2 टर्म्स बन गई, x और 4x, प्लस x एंड प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, x इज़ कॉमन, क्या रह गया, x कॉमन गया, हमारे पास x रह गया, प्लस x कॉमन गया, 1 रह गया। ये सारा मिड टर्म ब्रेक आप 9th में पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हो सकता है किसी स्टूडेंट को भूल भी गया हो, तो रिकॉल करने के लिए कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे मज़ीद नहीं चाहूँगी। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, लास्ट 2 टर्म्स में प्लस 4 इज़ कॉमन। अच्छा, प्लस 4 कॉमन गया तो पीछे बच गया x, इसी तरह से प्लस 4 कॉमन गया तो 1 बच गया, इक्वल टू 0। Now look at this, x plus 1, x plus 1, x plus 1 is common and x plus 4 is non-common. Now look at this expression, आपका given expression 2 factors की फॉर्म में आ गया। Now this is the factorization, factorization आपकी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना था इसको फैक्टराइजेशन की हेल्प से। अब आप ज़रा एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कीजिए कि अगर 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई होने के बाद आपको आंसर 0 देते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो x प्लस 1 0 है या फिर x प्लस 4 0 है। अगर 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई होने के बाद 0 दे रहे हैं तो इसका मतलब है या पहला फैक्टर 0 था या दूसरा फैक्टर 0 था। अगर फर्स्ट फैक्टर 0 है तो इसका मतलब है x इक्वल है -1 के, और अगर x प्लस 4 0 है तो इसका मतलब है x इक्वल है -2
4k. So x is equal to -1 and x is equal to -4. This is your answer, this is your solution. हम फाइनली सोल्यूशन सेट की फॉर्म में एक सेट बनाते हैं और जिसमें हम अपने आंसर्स को लिखते हैं. The first one is -1 and second is -4. ठीक हो गया जी. ये हमारे पास सिंपल था फैक्टराइजेशन की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका. ओके जी, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट. यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन, साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी. फ़िलहाल मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप 9th क्लास से ही सब कुछ सीख के आए हैं, इसलिए मैंने हो सकता है कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हुए छोड़ी भी हो. स्टार्ट करते हैं जी. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेकेंड पार्ट है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है. अब देखने में तो आपको नहीं लग रही होगी कि 2 है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ. पहले हम इसकी ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट. आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा अगर ब्रैकेट्स मौजूद हुई तो. फर्स्ट पार्ट में तो नहीं थी. अब यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं. लुक एट दिस केयरफुली. x - 3 होल स्क्वायर, this is exactly the form of a minus b whole square. तो ये तो फार्मूला बन रहा है, ठीक है. तो आप इसको फार्मूला की हेल्प से पहले ओपन कर लें. एज वी नो दैट a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. ठीक है. तो इस फार्मूला की हेल्प से मैं पहले इसको ओपन कर लेती हूँ. व्हाट इज a इन दिस केस? द फर्स्ट टर्म इज a, दैट इज x. एंड व्हाट इज b इन दिस केस? सेकंड टर्म इज b एंड दैट इज 3. सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a स्क्वायर क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस फ्रॉम द फार्मूला 2ab. 2ab. व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म. व्हाट इज b? द सेकंड टर्म. This is 2ab plus b square and that is equal to 4. अच्छा, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं. x square माइनस द प्रोडक्ट इज 6x. तीनों को मल्टीप्लाई किया 6x आ गया प्लस 3 स्क्वायर इज 9. दैट इज इक्वल टू 4. ब्रैकेट्स मैंने कहा था अगर होंगी तो उनको पहले ओपन करना है. ओपन कर लिया. वो ब्रैकेट बाई चांस एक फार्मूला बन रहा था, हमने फार्मूला की हेल्प से इसको जल्दी से ओपन कर लिया. स्टेप नंबर 2 ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म में मैं साथ लिख देती हूँ. अब इस फॉर्म में आपने अपने पार्ट को, अपने क्वेश्चन को, अपने एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन को बिल्कुल इस फॉर्म में लेके आना है. फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर की है. नेक्स्ट टर्म एक्स की होनी चाहिए, ठीक है. फिर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है. इक्वल के बाद 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है. तो पहले हम इसको 0 बनाएंगे, इसकी शिफ्टिंग करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. तो शिफ्टिंग के लिए रूल आपको पता होगा. यहाँ प्लस हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आने के बाद ये माइनस हो जाएगा. अब ये 0 हो गया एंड नाउ दिस इज लाइक दिस. अब ये एग्जैक्टली ये फॉर्म बन गई है. जब फॉर्म बन जाए तो आप अपनी फैक्टराइजेशन की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं. फिर फैक्टराइजेशन के रूल्स पे नज़र दौड़ाएं. क्या कोई कॉमन है? नहीं जी. कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है? नहीं हो रहा. सम एंड प्रोडक्ट मेथड, यस. लेट्स चेक. प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, सम क्या चाहिए, साइड पे लिख लेते हैं. प्रोडक्ट कैसे आता है? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से. फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट बनता है जी प्लस 5x स्क्वायर, जबकि सम मिड टर्म है जिसने ब्रेक होना है वो -6x है. अब हमें दो टर्म्स ऐसी सोचनी है कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट आए 5x स्क्वायर और जिनका सम लिया जाए तो 6x आए. अब 5 किस किस की टेबल में आता है? एज वी नो दैट 5 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 5 सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा. इसका मतलब है उन दो टर्म्स में एक 5 और एक 1 ही हो सकता है. ठीक है. तो अब हम x ले लेते हैं दोनों के साथ. 5x और 1x. 5x 1x ही मल्टीप्लाई होने के बाद 5 देगा. ओके. अब आ गया प्रॉब्लम साइंस क्या लेने चाहिए. तो साइंस के लिए देखें, दोनों के साथ ना पॉजिटिव है ना दोनों के साथ नेगेटिव है. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. कुछ ऐसे तरतीब से साइंस लेने हैं कि प्रोडक्ट आए पॉजिटिव, और आपको पता है या तो दोनों साइंस नेगेटिव होते हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, या दोनों साइंस पॉजिटिव होते हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है. लेट्स ट्राई कि हम पहले दोनों नेगेटिव ले लें. अगर दोनों नेगेटिव लें तो माइनस इंटू माइनस प्लस
5 इंटू 1 इज़ 5, x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है जी। एट द सेम टाइम इन्हीं दोनों टर्म्स को सम -6x भी देना चाहिए एट द सेम टाइम। सम चेक करें जी, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 1 6, साइन बड़ी वैल्यू का और -6x सम भी। यही दोनों टर्म्स प्रोडक्ट प्लस 5x स्क्वायर भी दे रही हैं, यही दोनों टर्म्स सम -6x भी दे रही हैं। इसका मतलब है हमने टर्म्स बिल्कुल ठीक सोची हैं। आप 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसका कोई भी कोफिशिएंट ना हो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। सो एक्स स्क्वायर -5x -1x और ओनली x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब आप फर्स्ट टू में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x इज कॉमन, बाकी बच गया x -5। दूसरी दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है नहीं, x कॉमन है बिल्कुल नहीं, दोनों में माइनस साइन नहीं है, दोनों में प्लस साइन नहीं है। तो क्या कॉमन लेना चाहिए जब ऐसी कंडीशन आ जाए। तो साइन के बारे में मैं पहले आपको एक बता दूँ इम्पॉर्टेंट बात, वो ये कि जब दो डिफरेंट साइंस आ जाएं और समझ में ना आ रहा हो कि क्या कॉमन लेना है, तो जो पहली टर्म के साथ साइन होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब दोनों में से नंबर भी कोई कॉमन ना हो तो ख़ुद से आप 1 को एज कॉमन ले सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म में से अगर आपने -1 कॉमन लिया तो माइनस साइन कॉमन चला गया, 1 समझ लें इसका कोफिशिएंट था वो भी हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ x। दूसरी टर्म में +5 था, -1 कॉमन गया, देखिए 5 पे तो असर नहीं होगा कोई भी, ठीक है। रहेगी बात साइन की, तो आप यूँ समझें कि ये प्लस जो है वो दो माइनस से मिलके बना है, माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो आप यूँ समझ लें कि एक माइनस, ये थे दो माइनस जिनमें से एक माइनस हमने कॉमन ले लिया तो दूसरा माइनस यहाँ पे बच गया, ठीक हो गया जी। अब ये दो फैक्टर्स कॉमन आ गए, x -5 इज़ कॉमन and x -1 is non-common, that is equal to 0। अगेन वही बात कि जब दो फैक्टर्स इक्वल टू 0 आए तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल है 0 के या फिर सेकंड फैक्टर इक्वल है 0 के। अगर फर्स्ट फैक्टर इक्वल है 0 के तो इसका मतलब है x की वैल्यू है 5, और अगर x -1 इक्वल है 0 के तो इसका मतलब है x की वैल्यू है 1, 5 and 1। सो x की वैल्यूज आ गई। सो द सॉल्यूशन सेट इज क्या, 5 and 1। So that is our solution. Okay जी, let's move towards part number 3 and that is again x square plus 3x minus 10 is equal to 0। और इंतहाई आसान पार्ट है। अगर आप समझते हैं कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया हुआ है तो आप बेशक इसको पॉज कीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए और फिर इसके बाद इसको मैच कीजिए, ठीक है। और जिसको अभी भी कन्फ्यूजन है उसके लिए सॉल्व कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 के साथ मैच कर रही है ये फॉर्म। सो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें कुछ भी कोई भी ब्रैकेट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है इसको हम सॉल्व करें, बस हमने डायरेक्टली इसको फॉर्म बनानी थी, फॉर्म भी बनी हुई है, अब बस हमने इसको फैक्टराइज करना है। और फिर से वही बात, क्या कॉमन है, नहीं है कोई कॉमन, कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, नहीं है। लेट्स चेक द सम एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमें प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट इज़ -10x²। सम हमें क्या चाहिए, मिड टर्म जिसने ब्रेक होना है वो है जी +3x। इट्स ऑल अबाउट रफ वर्क। अब आपने सोचना है कि ऐसी कौन सी दो टर्म्स हैं कि जो मल्टीप्लाई होके 10x² दे, -10x²। आप सिर्फ 10 के फैक्टर्स पहले बनाइए, 2 इंटू 5 भी 10 होता है और 10 इंटू 1 भी 10 होता है। क्या 2 और 5 मल्टीप्लाई होने के बाद 10 देते हैं, यस। क्या 2 और 5 किसी तरह से सम 3 दे सकते हैं, यस।
अगर हम इसके साइंस पे गौर करें तो। अलबत्ता 10 इंटू 1 10 तो बना सकता है, पर वो सम 3 नहीं दे सकता, इसलिए इसको इग्नोर कर दें। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है जिससे आप जल्दी से अपने फैक्टर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारी टर्म्स में एक टर्म में कांस्टेंट नंबर कोफिशिएंट होना चाहिए 2 और दूसरी टर्म में 5 होना चाहिए। एक्स लगा दीजिए क्योंकि एक्स ने एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर देना है। अब आ जाती है जी बारी साइंस की। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेगेटिव है जबकि सम पॉजिटिव है, तो बहुत ध्यान से दोनों के साथ माइनस लगा के चेक कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, क्या हमें प्रोडक्ट प्लस चाहिए? नहीं, इसका मतलब है दोनों साइंस माइनस नहीं होने चाहिए। दोनों साइंस को पॉजिटिव करके चेक कर लें। प्लस इंटू प्लस बी प्लस होता है, क्या हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए? नहीं, इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव भी नहीं है। अच्छा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेके चेक कर लेते हैं। सपोज ये 2 के साथ में नेगेटिव साइन ले लेती हूँ और 5 के साथ पॉजिटिव। नाउ लेट्स चेक। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 5 आर 10, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये दो टर्म्स एग्जैक्टली प्रोडक्ट दे रही हैं। एट द सेम टाइम हमें चेक करना होगा कि यही दोनों टर्म्स प्लस 3x सम भी दे रही हैं। अच्छा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 5 में से 2 गए 3, एक्स एज इट इज़ आ गया और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक आ गई जी, इसका मतलब है हमने जो साइंस लिए, जो दो टर्म्स दी, वो हमारे पास बिल्कुल ठीक आ गई। अब हम इनको लेते हैं और मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x, अब मिड टर्म ब्रेक होके ये दोनों टर्म्स में आ गई। माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके जी, फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है? x कॉमन, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 2। दूसरी दो टर्म्स में क्या कॉमन है? अब देखें, मैंने आपसे अभी भी पिछले क्वेश्चन में कहा था कि जब दोनों में माइनस साइन हो तो आराम से माइनस कॉमन दिया जा सकता है। जब दोनों टर्म्स में प्लस हो तो प्लस को कॉमन दिया जा सकता है। जब दोनों टर्म्स के साइंस डिफरेंट हो तो क्या करना होगा? जो फर्स्ट वाली टर्म का साइन होगा आपने उसको कॉमन ले लेना। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास 5 कॉमन है, वी आर लेफ्ट विद 5x में से 5 कॉमन गया, x रह गया। माइनस 10 में से प्लस 5 कॉमन गया, माइनस 2 रह गया, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 2 इज कॉमन and x plus 5 is non-common, x plus 5 that is equal to 0। अब देखिए, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 0, इसका मतलब है या तो x माइनस 2 इक्वल है 0 के, या फिर x प्लस 5 इक्वल है 0 के। x is equal to 2 and here x is equal to minus 5। x की दो वैल्यूज आ गई, सो सॉल्व हो गया। द सॉल्यूशन सेट इज 2 and minus 5। It's all about part number 3। ओके जी, let's move towards part number 4। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं अगर आप साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएं तो। अब देखें जी, फिर अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करूँ, ये बिल्कुल फॉर्म बनी हुई है, कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई होल पावर नहीं है। इसको पहले सॉल्व किया जाए, फॉर्म भी बनी हुई है, बस हमें जल्दी से इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का फिर वही तरीका, कॉमन लें, कॉमन नहीं है तो कोई फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला भी नहीं है तो आप सम और प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई कीजिए। और मेरे ख्याल से इतनी दफ़ा सम और प्रोडक्ट मेथड अप्लाई हो जाएगा कि आपको 9th क्लास में अगर किसी ने नहीं भी सीखा होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे वो बार बार प्रैक्टिस के बाद सीख जाएगा। प्रोडक्ट क्या चाहिए जी? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बनता है प्लस 30x स्क्वायर, जबकि सम जिसने मिड टर्म है, जो कि मिड टर्म है, इसने ब्रेक होना है, वो है 13x माइनस 13x। चलिए जी, अब हमने ऐसी दो टर्म सोचनी है कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट आए प्लस 30x स्क्वायर और उनका सम आए माइनस 13x। तो प्रोडक्ट में जो नंबर है आप उसके फैक्टर्स बना लें पहले, ये बेहतरीन ट्रिक है। प्रोडक्ट के जो नंबर होता है ना उसके आप फैक्टर्स बना लें, फिर आप सेलेक्ट करते हुए बहुत आसानी होगी आपको। अब 30 किस किस की टेबल में आता है देखें, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 आता है। इसी तरीके से 3 10s are 30 होता है। इसी तरीके से 6 5s are 30 होता है, या 5 6 are 30 होता है। अब
आप देखें कि इनमें से कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जो सम 13 भी दें, 15 और 2। सम जब मैं बोलूँ ना तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो प्लस करने से ही 13 दे, वरना 15 और 2 तो 17 हो गया, वो 13 तो नहीं देता, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, बल्कि हमने साइंस पे भी तो काम करना है, तो प्लस माइनस का भी तो कोई रोल होगा ना। ठीक है, अच्छा 10 और 3 30 देते हैं और वो 13 भी बनाते हैं, हो सकता है 10 और 3 हो। ठीक है, इस तरह से 6 5 30 होता है, ठीक है, लेकिन 6 और 5 सम 13 नहीं बनाते, इसलिए ये तो करें रिजेक्ट। अब हमने सिर्फ इन दो पे सोचना है, या वो 2 और 15 है या वो 3 और 10 है। ठीक है, हम पहले चेक कर लेते हैं जी 2 और 15 को। अगर 2x और 15x है, सपोज हमारे पास वो दो टर्म्स हैं जी 2x और 15x, तो क्या होगा। अब साइंस पे काम करते हैं, सम हमें नेगेटिव चाहिए, यानी बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव होगा तब सम नेगेटिव आएगा। और प्रोडक्ट कैसे पॉजिटिव आता है, जब दोनों के साथ या नेगेटिव हो या दोनों के साथ पॉजिटिव हो। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 2 30, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट तो बिल्कुल ठीक बना रही है ये दोनों टर्म्स। एट द सेम टाइम क्या सम भी माइनस 13x बन रहा है, चेक कीजिए। माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब 15 और 2 को प्लस करना है। जब 15 और 2 को प्लस करेंगे ये तो सम 17 दे देंगे, जबकि हमें सम क्या चाहिए, माइनस 13। इसका मतलब है 2 और 15 हमारा प्रोडक्ट तो सेटिस्फाई कर ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, सम सेटिस्फाई नहीं करते। एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद 3 and 10। नाउ लेट्स चेक इट, 3x 10x। अब साइंस पे काम करना है। प्रोडक्ट पॉजिटिव तब मिलता है जब या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। दोनों नेगेटिव लेके पहले चेक कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 10 इज 30, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट को ये दोनों टर्म्स बिल्कुल ठीक ठीक सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ लेट्स चेक द सम। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 10 प्लस 3 इज 13, यस, एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज माइनस। ये दोनों टर्म्स एट द सेम टाइम सम भी बना रही हैं माइनस 13x। सो वी कैन से दैट माइनस 3x एंड माइनस 10x आर द रिक्वायर्ड टर्म्स, और यही मिड टर्म को ब्रेक होने में हेल्प करेंगी। ओके, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, 3x इज कॉमन, वी आर लेफ्ट विद 2x माइनस 3x इज कॉमन, वी आर लेफ्ट विद 1। बाकी दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, साइंस डिफरेंट हैं, तो पहली टर्म के साथ जो साइन है वो ले लें। एंड 5 इज कॉमन, वी आर लेफ्ट विद 2x। प्लस को यूँ समझ लें, दो माइनस थे, एक माइनस हमने कॉमन ले लिया, एक माइनस रह गया, इक्वल टू 0। नाउ 2x minus 1 is common and 3x minus 5 is non-common, sorry, equal to 0. Now these are two factors. फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। जब दोनों का प्रोडक्ट, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है या तो 2x minus 1 इक्वल है 0 के, या फिर 3x minus 5 इक्वल है 0 के। अगर ऐसा है तो 2x इक्वल है 1 के, और अगर इस तरह से है तो 3x इक्वल है 5 के। Here x is equal to 1 by 2 and here x is equal to 5 by 3. 1 by 2 and 5 by 3. These are the two required values of x, and so the solution set is 1 by 2 and 5 by 3. So it's all about part number 4. पार्ट नंबर 5 और 6 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ी सी लेंथी हैं। फ़िलहाल आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।